हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन, यानी केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन प्लस एमओ डायग्राम्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हेटेरो मॉलिक्यूल्स के हम एमओ डायग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ फर्दर वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो कि इतने दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हुए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। हाँ, आपके व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि सर डेली की डेली वीडियो अपलोड क्या करूं, बट आप ये देखो कि जितना करवा दिया वो सब सफिशिएंट है, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं इतना कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवा दूंगा। आज तो बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम आगे फर्दर मॉडिफाई करने वाले हैं, मतलब आगे भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, नेट गेट आईआईटी जेम्स टिफर के हो, सब के सब यहाँ पे मैं सोल्व करवा दूंगा। जितना करवाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब के सब सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। आरपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला उसके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। तो स्टार्ट कर दें। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक क्लास आप कभी मिस मत करना। अगर एक क्लास भी मिस कर दी तो उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, पीछे आगे हम पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे देखो दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो, दूसरा है केमिस्ट्री। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केवल और केवल एनर्जी की, यानी करंट की बात करते हैं। करंट कौन सा? देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड नंबर केमिस्ट्री का मतलब यहां पे है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, वो कहां कहां हम यूज करते हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हम इसमें दो सेल पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड नंबर बात करते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या जिसे डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी कहा जाता है। देखो इसके अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ प्रवाहित होती है या कहाँ प्रोसीड होती है, या केमिकल एनर्जी कहाँ प्रोसीड होती है, वो देखो ध्यान से। कि सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो यहाँ पे देखो ई एंड सी, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में हम देखते हैं ना करंट कैसे फ्लो होता है, कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो कैथोड एनोड होता है। बट बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसका ही अपोजिट ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे होता है एनर्जी फ्लो जो होती है वो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब देखो ध्यान से,
आपको याद करने की इसमें कोई नीड नहीं है। वो सिंपल हम 11th-12th में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने की नीड होती है ये चीज़ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहाँ से कहाँ पर प्रोसीड होती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ई से सी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फिजिक्स में हम देखते हैं कि हम करंट कैसे फ्लो होता है। आपको पता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट ही क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, ये सब हम जानते हैं। दूसरी बात है गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो होता है गैल्वेनिक सेल। बात समझ आए। ये था थोड़ा बेसिक पोर्शन कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर दो वर्ड्स है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो सेल डिस्कस करते हैं, सेल क्या होते हैं, वो सेल दो प्रकार के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो प्रकार के सेल हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे हम इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो गैल्वेनिक सेल, उतारो इसको। हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल करवाऊँ मैं उससे पहले थोड़ा एक बेसिक पोर्शन मैं आपको बोल देता हूँ। देखो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल हेडिंग तो डालो आप, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, देखो इसके अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टिविटी की, रेजिस्टेंस की, ये सब हम बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या होते हैं और ये सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन है, यानी जहाँ पे हम बात करते हैं केवल कि कौन सा सेल वर्क करता है, कौन सा सेल वर्क नहीं करता है, कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, कौन सा सेल होता है ना, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर मैं यहाँ पे उससे पहले थोड़ा बेसिक पोर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। देखो इसके अंदर पढ़ने, यहाँ से हम इंटर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ वो बोलता हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं। रिडक्शन, अगर आपको ये दोनों वर्ड्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको सेल बनाने में या सेल का नोटेशन लिखने में या सेल का रिप्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम सेल भी बना सकते हैं, सेल के द्वारा हम हाफ सेल भी बना सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, बट आपको ये चीज़ आनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि वो स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली से डोनेट कर देती है वो क्या होती है, उसका ऑक्सीडेशन, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज एग्जाम्पल देखो Na सोडियम है, सोडियम क्या करे, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये जो होता है, ये जो होता है यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यानी जो मेटल्स होते हैं, जो सिंपल भाषा में ये बोलता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन ही करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे क्योंकि उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल्स क्या होते हैं, अपने यहाँ पे इस दुनिया में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही आया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो क्लोरीन है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया
तो यहाँ पे Cl माइनस बन गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहली बात कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन वह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरी बात रिडक्शन क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। सबसे पहली बात ये है। सेकंड नंबर डेफिनेशंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट, देखो दो ही चीज़ लिखूंगा मैं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की नीड भी नहीं है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, 2 वर्ड्स के अंदर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हो इजीली से। ये नहीं है कि छोटी छोटी क्लासों में ये बोलते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, या हाइड्रोजन का लूज होना ऑक्सीडेशन, ये सब हम छोटी छोटी क्लासों में देखते हैं। ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पे नहीं देखें। ऑक्सीजन यहाँ से अगर रिमूव होता है तो रिडक्शन, ऐड होता है ऑक्सीडेशन, ये सब हम नहीं देखेंगे। सिर्फ 2 चीज़ देखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। सपोज देखो यहाँ पे आपको भी पता है कि जो प्लस होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है, फिर 0 आती है, फिर माइनस, यानी प्लस फिर 0 फिर माइनस, ये सब हम देखते हैं। अब देखो इधर यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि फ्री स्टेट में जो भी मेटल्स होते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे +1, तो यहाँ से 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो 0 से -1 जा रहा है तो डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है कि ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं एंड रिडक्शंस क्या होते हैं। ये दोनों टर्म्स आप याद रखना, उसके आधार पे हम हाफ सेल भी जनरेट करेंगे, सेल नोटेशन क्या होता है वो भी हम जनरेट करने वाले हैं। तो इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है। हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल, ध्यान से समझना इसको, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि 2 सेल होते हैं, यहाँ पे 2 हाफ सेल्स होते हैं। देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, इस तरह से इसकी फोटो बना रहा हूं मैं, देखना। सबसे पहले इसकी फोटो की बात करते हैं, यानी सेल दिखता कैसे है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो बीकर होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है इस टाइप से, दूसरा इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है इस टाइप से। अब देखो इसको वायर से कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर हो या बैटरी हो, यहाँ पे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी हो सकती है। ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, याद रखना हमेशा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखो ध्यान से देखना, इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है ZnSO4 और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का। अब बात ये आती है कि जिसका भी सॉल्यूशन होगा या जिसका भी इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्यूशन होता है, या जिसका सॉल्यूशन लिया जाता है उसी का इलेक्ट्रोड होता है। मतलब बात ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लिया गया है ये भी क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिया गया है वो क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना। जिसका सॉल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड, या जिसका इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्यूशन होता है। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने
ये चीज़ें कर तो दी, ये जो डायग्राम है वो बना तो दिया, लेकिन बात ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे सेल वर्क करता जाता है तो थोड़े समय के बाद होता क्या है कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन में Zn+2 आयंस हैं या जिंक जो मेटल्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, यानी इलेक्ट्रोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। तो ये जो कॉपर है, यहाँ पे जो कॉपर प्लस आयन है, ये जो कॉपर +2 आयन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े समय के बाद ये जो क्रिया है वो चलती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे जो जिंक है वो ख़त्म होने लगता है और यहाँ पे Zn+2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है इस सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े समय के बाद ये सेल बंद हो जाता है, वर्क करना ही बंद हो जाता है। जब सेल वर्क करना बंद हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन या इस चीज़ को मेंटेन बनाए रखने के लिए या इस सेल को वर्किंग करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और लगाई जाती है जिसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, यानी सेल को वर्क करवाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ लगाई जाती है जिसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये सब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि सॉल्ट ब्रिज लगाते क्यों हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा रहता है KCl सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन और एक्सेट्रा, यानी अगार अगार सॉल्यूशन भी भरा रहता है। देखो जब यहाँ पे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देता है, देखो मेटल जो है, जिंक जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन देगा तो Zn+2 आयंस में, यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयंस इतने सारे हो जाएंगे कि यहाँ पे ये सेल वर्क करना बंद हो जाएगा। तो इस यहाँ पे जो कैटायन बढ़ा हुआ है इसको न्यूट्रल करने के लिए जो सॉल्ट ब्रिज में जो एनायन है K+Cl- आयन या KNO3- आयन या प्लस आयन, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, कोई भी नेगेटिव आयन Cl भी दे सकता है, NO3 भी दे सकता है। जब यहाँ पे नेगेटिव आयन देगा तो ये सेल वापस वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यानी इसकी जो कैटायन है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। जैसे यहाँ पे जो देखो सपोज करो कि यहाँ पे जो कॉपर, यहाँ पे Zn+2 बढ़ा था, अब यहाँ पे जब इस चीज़ की सांद्रता बढ़ेगी कॉपर की तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, देखो सॉल्ट ब्रिज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहली बात कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, दोनों सेल के इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकंड नंबर, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा रहता है वो कौन कौन सा होता है, KCl सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन, ये सब होते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया है, ये सॉल्यूशन जो लिया गया है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, वो कभी भी इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी PPT नहीं बनाता। मतलब अगर इसके साथ आ गया तो वो कोई सॉल्यूशन इसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को केवल और केवल मेंटेन रखता है, यानी इसके साथ कोई PPT नहीं बनाता है। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो कभी भी बीकर में प्रेजेंट आयंस के साथ कोई PPT नहीं बनाता है, ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ पे कि इसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है सॉल्ट ब्रिज में जो प्रेजेंट आयन हैं उनका क्या होता है, इक्वल होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है इनका, T+= T-, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर इनका सिमिलर होता है। तो पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन कौन से आयंस होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, दो हाफ जो सेल होते हैं इनको कंप्लीट करता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट नंबर भी इक्वल होते हैं। ये सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी प्रदान करते हैं, यानी उदासीनता बनाए रखते हैं ताकि सेल वर्क करता रहे,
ठीक है, ये सब यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, हमने इलेक्ट्रोड रख दिए, अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि इलेक्ट्रोड में कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक छोटा सा फंडा है ये कि इधर वाला जो है वो होता है एनोड और इधर वाला जो होता है वो होता है कैथोड। ठीक है, अब देखो एनोड यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा अपोजिट ही मिलेगा। कैथोड जो होगा ना वो कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। ये डिफरेंस है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। अब बात ये आती है, देखो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे रिडक्शन होता है। तो ध्यान रखना एक चीज़, मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसको आप याद कर लेना, आराम से याद भी कर सकते हो। सभी को पता है अलोन, ALONE, एक सिंपल वर्ड है ALONE, ठीक है। और सभी को पता ये भी है कि ये तो याद ही रहने वाला है, क्योंकि आजकल सभी क्या है, अकेले ही हैं, है ना। तो देखो इधर अलोन, ए का मतलब होता है एनोड, एनोड। एल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एन का मतलब होता है नेगेटिव। ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब हम सब कुछ कर लेंगे। एनोड है, ध्यान रखना, देखना कैसे है हम। अब एक बात बताओ, हमारे सामने जब कोई चीज़ होती है तो तभी हम डिसाइड करते हैं ना, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया। हम ऐसे थोड़ी डिसाइड करते हैं, हम देख रहे हैं सामने फ्रंट से और पीछे देख रहे हैं कि ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे डिसाइड करना है कि हम जहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम ये लेफ्ट और राइट होते हैं। वही चीज़ होती है ना कि जहाँ पे हम हमारी दिशा होती है, हम एग्जाम हॉल में होते हैं, वही क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। जहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज करो न्यूमेरिकल आ गया, जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो जहाँ पे हमारा पेपर लिखा हुआ है, पेपर है जहाँ पे हम बैठे हैं, तो वही डायरेक्शन हम नोट करते हैं ना वहाँ पे। तो वही बात है कि जहाँ से हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, वो हमारा राइट हैंड की साइड जो है वो है ऑक्सीडेशन, यानी राइट हैंड, वो है लेफ्ट हैंड। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये राइट हैंड है, राइट हैंड पे क्या है कैथोड, लेफ्ट हैंड पे एनोड। तो देखना इधर कि यहाँ पे सबसे पहले ये है कि ए का मतलब एनोड, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है ये, ठीक है। एन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन यानी इसका मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। बस इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं है। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहली बात देखो, याद रखना हमेशा, एनोड गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा इसका कंक्लूजन है। तो ध्यान रखना, एक जो साल्ट ब्रिज है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके स्टेटमेंट भी आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, नेट गैट में भी इसके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना कि वहाँ पे साल्ट ब्रिज के अंदर साल्ट ब्रिज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। उतार लिया, चलो ठीक है। देखो मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो साल्ट ब्रिज में जो सॉल्यूशन होता है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करके वो पीपीटी नहीं बनाता है।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनर्ट प्रकार का होता है सॉल्यूशन। साल्ट ब्रिज में जो सॉल्यूशन भरा रहता है वो क्या है, इनर्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी रिएक्शन लिखते हैं, हाफ सेल की रिएक्शन लिखते हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले एनोड की अगर हम बात करते हैं, हाफ सेल देखो एनोड पे क्या होता है, मेटल है, मेटल ऑक्सीडेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन, जहाँ पे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है ना। तो देखो Zn क्या करेगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होता है, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर आयन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एक चीज़, जब भी आपके पास कोई भी हाफ सेल आए उसके अंदर सबसे पहले ये देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ये तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, रिडक्शन ये हो रहा है। अब बात ये आती है कि सपोज हमें ये पता ना हो कि एनोड कहाँ हो रहा है, कहाँ है, और कैथोड कहाँ है। अगर एक ही सेल दे दिया उसके अंदर कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसको लिख लेना ध्यान से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी इंक्रीज होगा, उसका रिडक्शन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो बात यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा ऑक्सीडेशन। अब बात यह है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, यानी वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन होगा। अब मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ, सपोज करो, देखो इधर देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि कॉपर+2, कॉपर, जिंक एंड कॉपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, तो आप बोलोगे जिंक का, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर आपसे पूछ लिया कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक हो गया ना रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होते हैं, हाफ सेल हम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि गैल्वेनिक सेल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। यही सीक्वेंस सभी में चलने वाला है, लास्ट तक हम यही देखेंगे, यही ट्रेंड है यहाँ पे सब में, ठीक है ना। तो प्लीज़ यहाँ पे जितना कुछ करवाया गया इसको एक बार नोट डाउन करो, इसको आराम से पढ़ो। उसके बाद हम हाफ सेल बनाएंगे, हाफ सेल करते कैसे हैं, उसके बाद हम सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं या सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कि हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोड आ गया या फिर किसी का इनोड सेल का मान दे दिया तो हम इसका इनोड सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में। तो ये सब हम 1 बाय 1 सब डिस्कस कर